जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फंडा डिफेंस में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के टॉप 50 क्वेश्चन दैट आर बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। राइट, कौन कौन से एग्जाम्स के हमने क्वेश्चंस लिए हैं। यहाँ पे हमने कंसिडर किया है एनडीए को, देन सीडीएस एंड सीएपीएफ। पिछले जो हमारे 2-3 साल के पेपर थे उस बेसिस पे हमने सारे टॉपिक सॉर्ट आउट किए हैं। यहाँ पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा कि किस कंसेप्ट के ऊपर या किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। साथ ही साथ एक मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन रहेगी कि ये पीवाईक्यू सीरीज देखने से पहले एक बार आपको वेरी क्विकली इकोनॉमिक का जो मैराथन है एक बार उसे देखना है। हार्डली 3 घंटे का है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप उसे 1.5x पे देख सकते हो। देन उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। टाइम कम होने की वजह से हम ज़्यादा टाइम कंसेप्ट बिल्डिंग पे नहीं लगाएंगे, बट हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। राइट, सो विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। So we have, which of the following could not be considered as a major economic system, right? So जब हमने इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ा था, हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स देखी थी कि कौन कौन सी कंट्री अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करती है। हमने जैसे कि यूएस का एग्जाम्पल देखा था कि वहाँ पे मेजर इन्फ्लुएंसर कौन रहते हैं, वहाँ के कैपिटलिस्ट लोग। कैपिटलिस्ट लोग का मतलब क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, है ना। लाइकवाइज जब हम चाइना सोचते हैं, यहाँ की इकोनॉमी मेजरली कौन इन्फ्लुएंस करता है, तो आप कहोगे वहाँ की गवर्नमेंट। ठीक है, सो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी। एंड अगर आप इंडिया में देखते हो तो यहाँ पे जितना इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट का होता है उतना ही प्राइवेट प्लेयर्स का भी होता है। प्राइवेट प्लेयर्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं, जो हमारे कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। राइट, तो इन सभी का दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। राइट, तो ऐसे इकोनॉमिक को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। सो हमने 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम देखा था। तो इस बेसिस पे हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए, कैपिटलिस्ट भी इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशलिज्म भी इकोनॉमिक सिस्टम है, मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम भी होता है। सो यहाँ पे जो ऑड वन आउट है, ठीक है, विच इज नॉट अ मेजर इकोनॉमिक सिस्टम, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्विकली हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी की फीचर्स क्या हो से। सो बेस्ड ऑन दी ओनरशिप, कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप होता है, सोशलिज्म में पब्लिक ओनरशिप होता है। कैसे याद रख सकते हो, सोशलिज्म, सोशलिज्म मतलब सोशल, सोशल मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, सामाजिक बात कर रहे हैं। ठीक है, समाज एक लोगों से बनता है कि नहीं, एक एक लोगों के ग्रुप से बनता है, सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल को हम सोसाइटी नहीं कहते हैं कभी हम। राइट, सो वो होता है सोशलिज्म टाइप ऑफ इकोनॉमिक। एंड एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट प्लेयर दोनों हैंड इन हैंड वर्क करते हैं। व्हाट इज अ मोटिव, कैपिटलिस्ट लोगों का मोटिव क्या होता है, टू अर्न द प्रॉफिट। सोशलिज्म का, सामाजिक में हमें सोशल वेलफेयर करना है, देन यहाँ पे सोशल वेलफेयर एज वेल एज प्रॉफिट में टू। देन व्हाट इज अ सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, हियर इट इज अ फ्री मार्केट सिस्टम, सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम। राइट, एंड हियर सेंट्रल प्लानिंग एज वेल एज फ्री मार्केट सिस्टम मिक्सड है दोनों का। दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो हमेशा आपको मिक्स्ड के फीचर्स मिल जाएंगे। गवर्नमेंट का रोल सबसे कम कहाँ पे होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेजरली प्राइवेट प्लेयर्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। सोशलिस्ट में गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है और यहाँ पे गवर्नमेंट का लिमिटेड रोल होता है। देन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, हियर इट इज अनइक्वल, इक्वल एंड लेस अनइक्वल। नेचर ऑफ एंटरप्राइज, हियर इट इज प्राइवेट एंटरप्राइज, गवर्नमेंट एंटरप्राइज एंड बोथ प्राइवेट एज वेल एज स्टेट एंटरप्राइज। स्टेट का मतलब क्या होगा, अगेन स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट। देन इकोनॉमिक फ्रीडम, यहाँ पे कंप्लीट फ्रीडम होती है। इट मीन्स कि गवर्नमेंट का कुछ यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं होता है प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर। हियर इट इज लैक ऑफ फ्रीडम, देन हियर इट इज लिमिटेड फ्रीडम। व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम, हियर इट इज इनइक्वालिटी। क्यों इनइक्वालिटी कहा गया है, इनइक्वालिटी इसलिए क्योंकि जो कैपिटलिस्ट है उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है। राइट, और जो आम लोग होते हैं उसके पास कम होता है। यहाँ पे क्या होता है, इनएफिशिएंसी, मतलब हर एक के पास हम इक्वल अमाउंट में रिसोर्सेस नहीं पहुंचा सकते। एट द एंड मोटिव तो हमारा सोशल वेलफेयर भी है, लेकिन वो उतना एफिशिएंटली नहीं हो पाता है। वेयर एज हियर इट इज इनइक्वालिटी एज वेल एज इनएफिशिएंसी। क्यों, क्योंकि वो दोनों को मिलकर ही मिक्स्ड इकोनॉमी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल फीचर इज नॉट एसोसिएटेड विथ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगेन कैपिटलिस्ट मतलब क्या होता है, प्राइवेट प्लेयर। प्राइवेट प्लेयर मतलब बिजनेसमैन आर दी मेजर इन्फ्लुएंसर। आपको यूएस का एग्जांपल याद आना चाहिए। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग, देन बिल गेट्स, ये सब कौन है, दिस आर ऑल दी कैपिटलिस्ट पीपल। ओके, तो इसकी कौन सी फीचर नहीं होती कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, देर इज अ जनरलाइज्ड कमोडिटी प्रोडक्शन, इट हैज मार्केट वैल्यू। यस, बिल्कुल मार्केट वैल्यू होती है।
प्रोडक्टिव वेल्थ जो होती है, जो ओनरशिप होती है, वो किसके पास होती है? प्राइवेट हैंड के पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है? तो प्राइवेट के पास ही होती है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट लिखा होता तो वो कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमिक का फीचर है? वो सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी का फीचर है। इकोनॉमिक लाइफ इज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू मार्केट प्रिंसिपल, ठीक है। सो ये भी सही है। प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? मार्केट डिटरमाइन करता है बेस्ड ऑन द बैलेंस ऑफ लॉ एंड डिमांड एंड सप्लाई। देन वी हैव इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन प्लानिंग। क्या यहाँ पे सेंट्रल प्लानिंग होती है क्या? तो आप कहोगे सेंट्रल प्लानिंग यहाँ पे नहीं होती है। सेंट्रल प्लानिंग मतलब गवर्नमेंट क्या यहाँ पे प्लान करती है क्या? नहीं। हमने तो देखा है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का लिमिटेड रोल होता है। हेंस यहाँ पे जो डी होगा इट इज नॉट अ फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो डी किसका फीचर है फिर? सो इट इज अ सोशलिज्म इकोनॉमिक फीचर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर? सर्विस सेक्टर का कौन पार्ट नहीं है? ट्रांसपोर्ट, होटल एंड रेस्टोरेंट, कंस्ट्रक्शन, इंश्योरेंस। आप देखो, आप सोचना है, आपको बस सिंपल सा सोचना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना यार हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीडीएस में हमारे ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसके लिए आपको ऐसा डीप थेरोटिकल नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बेसिक ऑब्जर्वेशन अच्छा है, आप डे टू डे लाइफ में अवेयर हो, तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब देखो कौन सी इंडस्ट्री आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है? ट्रांसपोर्टेशन, मतलब किसी ने आपको सर्विस प्रोवाइड की क्या? बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन, आईआरसीटीसी, रेलवे हो गया, सर्विस प्रोवाइडर है। आप बस से ट्रैवल करते हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। प्लेन से ट्रैवल कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ सर्विस ले रहे हो। ओके, सो दैट इज सर्विस सेक्टर। होटल एंड रेस्टोरेंट सेम, उसके लिए भी अप्लाई होता है, सर्विस प्रोवाइड हो रही है। देन इंश्योरेंस, वो भी क्या कर रहा है? आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। वेयर जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। सो इट कम्स अंडर दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है हमारा कौन सा सेक्टर होता है? ठीक है, इट इज सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सर्विस सेक्टर मतलब कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया? टर्शरी, ठीक है, दिस वन इज टर्शरी। तो फिर प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी मतलब क्या होता है? जो हम नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जो हमारी इकोनॉमी नेचुरल रिसोर्स से आती है डायरेक्टली, जैसे कि एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा प्राइमरी इकोनॉमी के प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर। सो गॉट इट। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंस्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेबल है। नेक्स्ट, हम इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर को अगर क्लासीफाई करें बेस्ड ऑन दी एक्टिविटी नेचर, सो हम प्राइमरी सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर कह सकते हैं या तो नेचुरल रिसोर्स कहेंगे, ठीक है, ओवरऑल नेचुरल रिसोर्स। इसमें फिशिंग आ जाता है, माइनिंग आता है, क्वेरिंग आता है, पोल्ट्री आ जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर का मतलब हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है, इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और टर्शरी का मतलब क्या होता है? इट इज़ सर्विस सेक्टर। सो टर्शरी इट मीन्स सर्विस सेक्टर, राइट। अब यहाँ पे एक छोटा सा आपको फैक्ट याद रखना है। ये फैक्ट क्या रहेगा कि अगर हम देखते हैं हमारी जीडीपी में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किस सेक्टर से आता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आउट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या है? जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है हमारा, वो आता है हमारा टर्शरी सेक्टर से, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आएगा टर्शरी सेक्टर से, उससे कम, ठीक है, टर्शरी से कम कहाँ से आएगा? सो वो आएगा हमारा सेकेंडरी सेक्टर से, ठीक है। सो हियर इट इज़ सेकेंडरी सेक्टर। और जो सबसे कम पैसा बनाता है, सबसे कम पैसा कंट्रीब्यूट करता है हमारी जीडीपी में, वो होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। और वही बात जब हम करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, यार कौन सा सेक्टर हमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता है, ठीक है, तो वो होगा हमारा प्राइमरी। उस केस में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहाँ पे आता है? प्राइमरी सेक्टर में। ऑलमोस्ट ये हमें 50% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता है। या तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारी 15% मैन पावर है वो किस एक्टिविटी में इंगेज्ड है? प्राइमरी एक्टिविटी में इंगेज्ड है, ठीक है। लेकिन आप देखो 50% लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में सबसे कम है ना। इसका मतलब ये है कि हमें एग्रीकल्चर को बूस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देन उसके बाद क्या आएगा? सेकेंडली वी हैव इज़ दी टर्शरी सेक्टर, ठीक है। सेकेंडली आएगा हमारा टर्शरी सेक्टर एंड लास्टली इट इज़ सर्विस सेक्टर। सबसे कम लोग कहाँ पे एम्प्लॉयड है? सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड है, विच इज़ ऑलमोस्ट 20%, ठीक है, ऑलमोस्ट 20% है ये। सो आप यहाँ पे देख सकते हो सर्विस सेक्टर में जहाँ पे सबसे कम लोग एम्प्लॉयड है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे जीडीपी में। गॉट इट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? ऑर्गेनाइज्ड ऑन और अनऑर्गेनाइज सेक्टर,
ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लॉस और रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कंपनी, ऐसी कंपनी जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर काम करता है। वेरएस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, ठीक है। मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझा रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम जस्ट 2 दिन बाद है, तो उस बेसिस पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ओके। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या आ जाता है, जो डेली वेज अर्नर्स होते हैं, जो डेली 500 रुपये 300 रुपये के बेसिस पे काम करते हैं, या कोई डेली अपना ठेला लगाता है, ठीक है, तो वो क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। बेस्ड ऑन द एसेट ओनरशिप, एसेट ओनरशिप के बेसिस पे हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर या तो फिर प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। ओनरशिप पब्लिक की हो सकती, जैसे कि गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे कि हमारी रेलवे होगी, दैट इज पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में क्या आता है हमारा, प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगा टाटा, रिलायंस, अंबानी, ये सारी चीज़ किस में आती है, प्राइवेट सेक्टर में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द प्राइस डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर द सोविंग सीजन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बिफोर द सोविंग सीजन, ये कभी आफ्टर भी हो जाएगा तो इसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा, तो ध्यान रखना है। सोविंग सीजन से पहले गवर्नमेंट जो प्राइस अनाउंस करती है फार्मर्स के लिए, सो एज टू गिव देम दी इंसेंटिव्स, सो उसे हम क्या कहते हैं, बफर प्राइस, इशू प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फेयर सस्टेनेंस प्राइस। तो इसे कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपने सुना भी होगा एमएसपी, ठीक है, एमएसपी तो आपने सुना ही होगा, रिसेंटली जो फार्म प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं वो भी किसके लिए चल रहे हैं, एमएसपी के लिए चल रहे हैं, ओके। सो एमएसपी के बारे में आप 2-3 चीज़ याद रखोगे कि जो एमएसपी है ये गवर्नमेंट हर साल अनाउंस करती है बिफोर द सोविंग सीजन, किसकी रिकमेंडेशन से, ठीक है। रिकमेंड कौन करता है, ये भी पूछा जाता है कि किसकी रिकमेंडेशन के बाद गवर्नमेंट एमएसपी अनाउंस करती है। सो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CACP, जिसका फुल फॉर्म आपको नोट करना है, फुल फॉर्म इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, गॉट इट। सो इसे कहा जाता है एमएसपी। समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर का मतलब क्या होता है, कम से कम आपको इस प्राइस पे तो चीज़ें खरीदनी ही पड़ेगी, जो भी हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, आपको मिनिमम, है ना, मिनिमम आपको इतना सपोर्ट तो देना ही पड़ेगा, राइट। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्राइस फ्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एमपीआई। आपने देखा होगा यार कि अभी तक कितने क्वेश्चन है जिसको ना नेगेटिव काइंड ऑफ व्यू से पूछा गया है, ठीक है, नॉट ऐड कर दिया है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ से भी अवेयर रहना है थोड़ा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एमपीआई, एमपीआई विच स्टैंड्स फॉर मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स। तो इसके 3 डायमेंशंस होते हैं, ठीक है, 3 डायमेंशंस होते हैं। रिलीज कौन करता है, नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग से आपको पॉलिटी को आप रिलेट करोगे कि पहले प्लानिंग कमीशन था, ठीक है, 1950 में फर्स्ट टाइम फॉर्म हुआ था, ये सारी चीज़ आपको दिमाग में आनी चाहिए। देन मोदी गवर्नमेंट का पहला टेन्योर आता है, 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, नीति आयोग में। सो यही नीति आयोग एक इंडेक्स रिलीज करती है जिसे हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसके डायमेंशंस कितने हैं, 3 डायमेंशंस है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट। और आप देखोगे कि इसके इंडिकेटर्स क्या क्या है, इंडिकेटर्स क्या है, तो हेल्थ के अंदर 2 इंडिकेटर है, न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी। एजुकेशन के अंदर 4 इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पे मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल ऑफ अटेंडेंस, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, हेड काउंट रेशियो। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर क्या क्या आता है, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट्स एंड बैंक अकाउंट। गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको एक बार इसे रीड करना है, ट्रस्ट मी कि ऐसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं इंडिकेटर कई बार पूछा गया है, ठीक है। इंडिकेटर मतलब ऐसा नहीं कि अब एमपीआई पूछा है तो सिर्फ इसी के, यूएन भी, वर्ल्ड बैंक भी बहुत सारी रिपोर्ट्स रिलीज करता है, तो उन रिपोर्ट्स के आपको इंडिकेटर्स या डायमेंशंस हमेशा देखने हैं, राइट। सो यहाँ पे कौन सा डायमेंशन हमें नहीं दिखता है, सो हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, दैट इज ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा सी, क्लियर। आफ्टर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर टू मेजर एमपीआई। देखो अगले ही किसी और एग्जाम में सेम अब उसके इंडिकेटर के बारे में पूछता है कि कौन सा इंडिकेटर नहीं है। सो इलेक्ट्रिसिटी तो है, कुकिंग फ्यूल भी है, न्यूट्रिशन भी है, लेकिन प्रोफेशन ऐसा कोई भी इंडिकेटर नहीं था, ठीक है। सो कुकिंग फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, देन न्यूट्रिशन, ये 3 है, लेकिन देर इज नो सच इंडिकेटर विच इज प्रोफेशन। सो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, डी। आफ्टर दैट वी हैव सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट कंपटीशन के ऊपर, जो कि इस टॉपिक के क्वेश्चन जनरली बहुत इजी होते हैं अगर आपको छोटी सी चीज़ भी अगर समझती है तो।
अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है अ मार्केट इन विच देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर, तो मतलब सेलर तो बहुत ज़्यादा है ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बट ईच सेलर सेल्स समवॉट डिफ्रेंशिएटेड बट क्लोज प्रोडक्ट। अब बहुत सारे सेलर्स हैं लेकिन सभी सेलर ऑलमोस्ट क्लोज प्रोडक्ट बेच रहे हैं या थोड़ा सा ही उनमें डिफ्रेंसिएशन है, मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसमें बस 19-20 का फर्क है, राइट। तो ऐसे मार्केट को हम कौन सा मार्केट कहते हैं? अब परफेक्ट तो कहेंगे नहीं। परफेक्ट क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि परफेक्ट में मेनी सेलर्स, देर आर मेनी सेलर्स एंड ऑफ कोर्स देर आर मेनी बायर्स एज वेल। बायर्स भी बहुत सारे होते हैं, सेलर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और ये सभी लोग कैसे आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है डिफ्रेंशिएटेड बट क्लोज प्रोडक्ट, तो इसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोली आप सभी को पता होगा। मोनोपोली क्या होता है? जैसे कि हमारी रेलवे होगी, रेलवे की मोनोपोली है, ठीक है। रेलवे का कोई कंपटीटर है क्या? नहीं है। ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? 3-4 सेलर्स होते हैं, ठीक है, 3-4 सेलर ही हो गए, या हम कहेंगे लेस नंबर ऑफ लार्ज फर्म, लेस नंबर ऑफ लार्ज फर्म, यही सभी को केटर करेगा। जैसे कि हमारी एयरलाइंस इंडस्ट्री है, ठीक है। एयरलाइंस इंडस्ट्री में आप देखोगे कितने नाम आपको पता है कंपनी के? आप कहोगे इंडिगो, ठीक है, स्पाइस जेट, देन एयर इंडिया, राइट। सो हमारे पास 3-4 ही नाम है और यही क्या कर रहे हैं? पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री को रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है, या केटर कर रहे हैं। ओके, सो ऐसे कंपटीशन को हम ओलिगोपोली कहते हैं। हमारे इस केस में सही आंसर क्या आएगा? सी, विच इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कुछ इसके फीचर्स है जो कि आपको रीड करने हैं बाद में, ठीक है, प्लीज़ इसे रीड करके जाना है आपको। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है इकोनॉमी में तो ये क्वेश्चन आपका एटलीस्ट ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कि परफेक्ट क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, ओलिगोपोली क्या है और मोनोपोली है, ठीक है। मैं आपको 2-3 फीचर्स बता देता हूँ कि यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर एज वेल एज लार्ज नंबर ऑफ बायर, सभी लोग आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं। मार्केट में एंट्री बहुत ही ईजी होती है, ईजी एंट्री एज वेल एज ईजी एग्जिट, ठीक है। यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सभी को पता है यार उस प्रोडक्ट के बारे में। मोनोपोलिस्टिक क्या होता है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी क्या होता है? बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, बट वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचते हैं या तो क्लोज प्रोडक्ट कहते हैं, 19-20 का फर्क वाला। यहाँ पे भी एंट्री ऑलमोस्ट ईजी होती है, कंपटीशन यहाँ भी हाई होता है। आफ्टर दैट वी हैव ओलिगोपोली वेयर देर आर फ्यू लार्ज प्रोड्यूसर, जैसे कि एयरलाइन इंडस्ट्री हो गया, जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन हो गया, मतलब जो सिम कार्ड देते हैं हमें। आप देखोगे इंडिया में अगर आपको सिम कार्ड खरीदना है, कितने ऑप्शन है आपके पास? आइडिया है, जियो है, देन BSNL है और एयरटेल है ना। इसके अलावा क्या है? तो यही 4-5 लोग हैं जो पूरे सभी लोगों की डिमांड फुलफिल कर रहे हैं। तो ऐसे कंपटीशन को हम ओलिगोपोली कहते हैं एंड वी नो व्हाट मोनोपोली इज। नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान, ठीक है। 5 ईयर प्लान को भी आपको एक बार रीड करके जाना है। सो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है विच 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया फोकस्ड ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। कौन से 5 ईयर प्लान ने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर वर्क फोकस किया था? सो हमारे पास है फर्स्ट 5 ईयर प्लान जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जो सेकेंड ईयर प्लान था उसका क्या था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है आपको? सेकेंड 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। लाइकवाइज वी हैव थर्ड 5 ईयर प्लान जिसका पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, सेल्फ सफिशिएंसी इन इकोनॉमी। फोर्थ 5 ईयर प्लान सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेन्ड ग्रोथ। फिफ्थ 5 ईयर प्लान वी हैव रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, राइट। देन सिक्स्थ 5 ईयर प्लान इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। सेवेंथ का पर्पस क्या था? मॉडर्नाइजेशन एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा इस केस में कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मेन ऑब्जेक्टिव कौन से 5 ईयर प्लान का था? तो वो था हमारे सेकेंड 5 ईयर प्लान का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अगेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गुड, ठीक है। इनमें से कौन सा है? ऐसे आपको कंसिडर करके चलना है कि सपोज आपको अगर कोई चीज़ खरीदने जानी है मार्केट में, तो कौन सी चीज़ है जो आपको इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, राइट। क्या गुड का प्राइस, आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो आप उसका प्राइस तो देखते ही होगे, क्या वो आपकी डिमांड को कुछ अफेक्ट करती है? सपोज अगर कोई चीज़ 2 रुपये की है, ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, लेट्स टेक कि एक पेंसिल है। अब ये पहले केस में 2 रुपये की है, दूसरे केस में 5 रुपये की है। कौन से केस में आप ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदोगे? ऑब्वियसली जब उसका प्राइस सस्ता है ना। सो गुड का प्राइस आप चेक करोगे, उसका सब्सटीट्यूट प्राइस आप चेक करोगे, राइट।
उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस देखोगे। डोंट वरी, सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब क्या होता है, सपोज मैं जाता हूँ, मुझे चाय पीना है, ठीक है, चाय पीना है, और लेकिन चाय का मैं रेट देखता हूँ कि यार पहले तो 10 रुपये की हुआ करती थी, लेकिन सडनली ये 20 रुपये की होगी, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा किसके साथ, कॉफ़ी के साथ, है ना, क्योंकि कॉफ़ी ऑलरेडी मुझे 20 रुपये की मिल रही है और आज भी 20 की है, तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है, सपोज हमें बैडमिंटन खेलना पसंद है, ठीक है, बैडमिंटन खेलना पसंद है, हम मार्केट जाते हैं रैकेट खरीदने, आप क्या सिर्फ रैकेट खरीद के ही लाओगे क्या, आप रैकेट के साथ 100% शटल कॉक भी खरीद के लाओगे, ठीक है, तो ये दोनों कैसे है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। जब हम मॉर्निंग में मिल्क खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो मिल्क के साथ हम एटलीस्ट ब्रेड लेके आते हैं या बटर लेके आते हैं, करेक्ट, तो ये कैसे गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। पेंसिल खरीदने जाते हो, पेंसिल के साथ आइदर या तो आप शार्पनर लेके आओगे, ठीक है, शार्पनर लाओगे, या तो रबर लेके आओगे, अगर नहीं मैकेनिकल पेंसिल है तो आप उस लीड का बॉक्स भी लेके आओगे, तो ये क्या है, सारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाते हैं, राइट। तो हम ये सारी चीज़ कंसिडर करते हैं। क्या आप ये भी सोचते हो क्या, अगर आपको पेंसिल खरीदनी है तो आप ये सोचते हो क्या कि इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई होगी, नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे जो which will not, the factor which will not affect your demand of quantity is option number D, that is price of inputs into production of the goods। अगला है हमारा the value of slope of a normal demand curve, क्या होता है, ठीक है, कैसा होता है हमारा नॉर्मल डिमांड कर्व। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिमांड कर्व होता क्या है, ठीक है, डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी सेम चीज़ है। सपोज वही एग्जांपल लेते हैं हम पेंसिल का, पहले केस में क्या है, पेंसिल का प्राइस है 2 रुपये, सेकेंड केस में क्या है, पेंसिल का प्राइस है 10 रुपये। किस केस में आप ज़्यादा पेंसिल की क्वांटिटी डिमांड करोगे, किस केस में, ए और बी, सो आपका आंसर आएगा ए। क्यों, क्योंकि जब प्राइस कम होता है, जब प्राइस कम होता है तब हम क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड करते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 4 6 8 10, ये सारा क्या है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, 2 4 6 8 10। जब प्राइस 10 होगा तो आप सबसे कम क्वांटिटी डिमांड करोगे, है ना। जब प्राइस 2 रुपये होगा तो आप ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करोगे, एंड सो ऑन। सो जो नॉर्मल डिमांड कर्व बनेगा वो हमारा ऐसा बनेगा, ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, दिस इज दी नॉर्मल डिमांड कर्व, दिस इज कॉल्ड एज ए नॉर्मल डिमांड कर्व। अब ये नॉर्मल डिमांड कर्व का स्लोप कैसा है, सो इसका स्लोप है नेगेटिव, इस स्लोप को नेगेटिव कहते हैं। पॉजिटिव स्लोप किसे कहते हैं, इसे कहते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप होता है, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव स्लोप, दिस इज नेगेटिव स्लोप। जो नेगेटिव है हम इसे कहते हैं नॉर्मल डिमांड कर्व। क्यों, क्योंकि ये जो कर्व है ये हमें ये बताता है कि जब प्राइस ज़्यादा होता है हम चीज़ें कम क्वांटिटी में खरीदते हैं, जब प्राइस कम होता है तब हम चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं। अंडरस्टूड, तो इसे हम नॉर्मल डिमांड कर्व कहते हैं, जिसका नेचर कैसा होता है, नेगेटिव होता है। आफ्टर दैट वी हैव डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू, ठीक है, जब भी हम डिमांड कहते हैं इकोनॉमिक लैंग्वेज में, जब हम डिमांड कहते हैं उसका मतलब क्या होता है, क्या उसका मतलब होता है डिज़ायर ऑफ दैट कमोडिटी, नीड फॉर दैट कमोडिटी, या क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट कमोडिटी, या क्वांटिटी डिमांडेड एट अ सर्टन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। गॉट इट। तो मे बी आप पहला दूसरा तो बहुत इजीली एलिमिनेट कर दोगे। अब बात आती है सी और डी की। तो इस केस में इकोनॉमिकल लैंग्वेज में डिमांड क्या रेफर करता है, क्या क्वांटिटी डिमांड फॉर दैट कमोडिटी, हम बस ये देखते हैं क्या कि उस चीज़ की डिमांड कितनी है, उस कमोडिटी की डिमांड कितनी है, या हम ये भी अश्योर करते हैं कि उस पर्टिकुलर प्राइस पे उस कमोडिटी की प्राइस कितनी है ना। तो जो ये डी स्टेटमेंट है दैट इज मोर रेलेवेंट, हेंस यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो डी होगा। सो ओवरऑल हमारा जो कंसेप्ट है डिमांड कर्व वाला, ठीक है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, इसको आपको समझ के जाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सेप्शनल डिमांड कर्व किसे कहा जाता है, ठीक है, एक्सेप्शनल डिमांड कर्व हम किसे कहते हैं। सो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, इसे अगेन नॉर्मल डिमांड कर्व क्या होता है, सो यहाँ पे प्राइस हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी हो गया, सेम चीज़, जब चीज़ें महंगी होती है हम चीज़ें कम क्वांटिटी में डिमांड करते हैं, जब चीज़ें सस्ती होती है हम ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं। सो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल डिमांड कर्व, जिसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर है नेगेटिव और ये नॉर्मल है, ठीक है। एक्सेप्शनल केस हम किसे कहेंगे, जब यार यही नेचर उल्टा हो जाए। ये नेचर उल्टा कब होगा, जब ये ऐसा हो जाएगा, है ना।
सो इसको हम क्या कहेंगे, डाउनवर्ड टू द राइट है क्या ये, नहीं। डाउनवर्ड टू द राइट कैसा बनेगा, डाउनवर्ड टू द राइट मतलब अब ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, सो ये हो गया डाउनवर्ड टू द राइट, तो ये तो नॉर्मल है, ठीक है, मतलब ये नहीं होगा। देन सेकंड क्या होगा, अपवर्ड टू द राइट, अपवर्ड टू द राइट, तो ये क्या है, ये उससे उल्टा है और इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शनल डिमांड कर्व, ठीक है, इसे एक्सेप्शनल डिमांड कर्व कहते हैं। ओके, अब कुछ दो तरीके के गुड्स होते हैं जो कि इस एक्सेप्शनल डिमांड कर्व, जो कि पॉजिटिव डिमांड कर्व है या नॉर्मल डिमांड कर्व के उल्टे रहते हैं, ठीक है, उनसे अपोजिट चलते हैं ऐसे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब महंगा रहेगा तब इसकी डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है, महंगा रहेगा तब मैं इसे ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदता हूँ। तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं, गिफेन गुड्स होते हैं, जो कि नॉर्मल डिमांड कर्व या लॉ ऑफ डिमांड को वॉयलेट करता है, ठीक है। साथ ही साथ और एक टाइप ऑफ गुड्स होता है वेबलेन गुड्स है, गिफेन गुड्स एंड वेबलेन गुड्स, ये क्या करते हैं, ये नॉर्मल डिमांड कर्व को वॉयलेट करते हैं, नॉर्मल डिमांड कर्व को वॉयलेट करते हैं, अंडरस्टूड। ओके, अब ये गेफिन गुड्स क्या है, वेबलेन गुड्स क्या है, प्लीज आई एडवाइस यू टू गो एंड वॉच दैट मैराथन सीरीज। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स डिमांड फॉर अ कमोडिटी। सेम चीज़ है कि सपोज आपको कोई अगर चीज़ खरीदनी है, आप मार्केट जाते हो, तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो आपकी कमोडिटी को खरीदने के फैक्टर्स को चेंज कर सकता है या आपका मूड चेंज कर सकता है। ओके, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, आप घर से सोच के गए कि यार 10 रुपये की होगी, वहाँ जाके देखते हो कि 20 रुपये का मिल रहा है ना, तो ये चीज़ भी चेंज हो सकती है। आपकी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, राइट। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, मैं खरीदने जा रहा हूँ सैमसंग का प्रोडक्ट, लेकिन वहाँ पे मुझे पता चलता है कि सैमसंग का आउट ऑफ बजट है या एप्पल का आउट ऑफ बजट है, तो मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता हूँ ओप्पो वीवो पे, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 3। देखो बहुत ही प्रैक्टिकल आपको सोचना है। ओके, यहाँ पे हम कुछ भी कंसेप्ट वाइज नहीं पढ़ रहे। ओवरऑल बोलने का मतलब ये है कि इन केस अगर से हमारे आने वाले एग्जाम में 10 सीडीएस के क्वेश्चन आ जाते हैं, एटलीस्ट उन्हें रीड करो, ठीक है। आपका माइंड बोलेगा, अगर आप पढ़ के नहीं जा रहे हो तो आपका माइंड कहेगा कि यार इसे स्किप कर दे, क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो आपने पढ़ी नहीं। बट ऐसा करना नहीं है, एटलीस्ट एक अटेम्प्ट तो दो रीड करने में, ठीक है, हो सके कि आपको आंसर मिल जाए। नेक्स्ट है व्हेन टू गुड्स इंटरचेंजेबल दे आर कंप्लीटली, जब दो गुड्स को हम प्रॉपरली चेंज कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज दी परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये है मेरे पास 5 रुपए का नोट, ये नोट है, ठीक है, और ये है 5 रुपए का कॉइन, 5 रुपए का कॉइन है, ठीक है। अब इन दोनों को आप देखो कि दोनों को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, मतलब ये क्या है, 5 रुपए का नोट इज अ परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ 5 रुपए का कॉइन, तो इसे हम कहेंगे ए। गिफेन गुड्स, वेबलेन गुड्स, ठीक है, होमवर्क है आपका, ठीक है, होमवर्क है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू ऑल, कि अगर आपको सीडीएस में ये सब कंसेप्ट्स एटलीस्ट इतना जो आपके हाथ में अगर आप वो करना चाहते हो, प्लीज़ मैराथन आप एक बार देख के जाओ, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देखो। मैं चाहता हूँ कि यार आपका इकोनॉमिक्स जो अभी तक हवा बना हुआ है कि यार इकोनॉमिक्स बहुत टफ है, कुछ नहीं है, ठीक है, एक बार देख के तो जाओ, पहले पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको मैराथन देखनी है, देन आपको कमेंट भी करना है। देन वी सी वन क्वेश्चन फ्रॉम दी नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम जो हमारा जीडीपी होता है, जीएनपी होता है, किसमें डेप्रिसिएशन ऐड होता है, कहाँ पे अब्रॉड की इनकम ऐड होती है, कहाँ पे डोमेस्टिक इनकम ऐड होती है, ये सारी चीज़ आपको मिलेगी नेशनल इनकम में। यहाँ पे सिंपल सा पूछा गया है, इन नेशनल इनकम अकाउंट पर्सनल इनकम का मतलब क्या होता है, पर्सनल इनकम का मतलब क्या होता है। सो पर्सनल इनकम क्या होता है, इट इज़ द नेशनल इनकम में से अगर आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेशन, जो कंपनी का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो हटा लेते हो, सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस के पैसे हटा लेते हो, मतलब जो हम पीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, देन कॉर्पोरेट टैक्स हटा लोगे, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट होता है, ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ने हमें कुछ ग्रांट्स दिए, ठीक है, गवर्नमेंट ने हमें कुछ ग्रांट्स दिए। चलो देखते हैं कि ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है। यहाँ पे बात तो यही ना कि गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट, तो ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है जो कि हमें इसमें ऐड करना है। ओके, ट्रांसफ़र पेमेंट ये होता है, सपोज देखो अगर मैं कहीं पे जाके काम करता हूँ, अगर मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एज अ टीचर मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो इन रिटर्न आप मुझे कुछ ना कुछ पैसे दोगे, है ना। तो मैंने आपको सर्विस दी इन एक्सचेंज ऑफ मनी, राइट, ऐसे ही ट्रांजेक्शन वर्क करता है। लेकिन अगर आप देखते हो ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है, ये वो होता है जहाँ पे आपको पैसे तो देंगे, आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन इन रिटर्न आपसे कुछ एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा। अब आप सोचोगे यार ये तो समझ में नहीं आ रहा है।
सिंपल सा सोचो, एज अ स्टूडेंट हमें गवर्नमेंट क्या देती है, स्कॉलरशिप देती है। स्कॉलरशिप में हमें कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं, राइट। अब क्या गवर्नमेंट क्या हमें कुछ कहती है क्या, ये 5,000 लो और 90% के ऊपर लेके आओ, या मुझे आप इतना काम करके चाहिए, नहीं। तो ऐसे पैसे को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं। लाइकवाइज जो हमारे बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट होती है जो कि कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स रन कराती है। आपने देखा होगा कि जो भी लोग 60 ईयर्स के अबव है, ठीक है, उन्हें गवर्नमेंट हर महीने 1,000 रुपये पेंशन देती है, ठीक है। क्या उनसे इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट करती है क्या, नहीं। तो ऐसे मनी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट वो होता है जिसके रिटर्न में मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। अदरवाइज सैलरी क्या होती है, सैलरी ये होती है कि मैं करूँगा काम, उस काम के रिटर्न आप मुझे दोगे पैसे। ओके, सो क्या ये ट्रांसफ़र पेमेंट में आएगा क्या, नहीं, ट्रांसफ़र पेमेंट में ये नहीं आएगा। सो आपको ये याद करना है कि नेशनल इनकम क्या होता है, पर्सनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम में से हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकाल देना है, नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड वो निकाल देना है, कॉर्पोरेट टैक्स डिडक्ट करना है, ट्रांसफ़र पेमेंट को हमें ऐड करना है। ओके, ट्रांसफ़र पेमेंट हम ऐड करेंगे तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे ए। अब इसी पर्सनल इनकम में से, अब ये जो ऑप्शन ए है ये क्या है, ये है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम में से आप सारे टैक्सेस अगर हटा देते हो, ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस, तो वो उसी को हम क्या कहते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसी पे बेस्ड है, दैट व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल्स पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। कौन सा इसमें पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हम कहेंगे, सो इट इज दी पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय हाउस होल्ड एंड मिसलेनियस फीस फाइन एट्सेट्रा। और आसान शब्दों में समझाऊँ तो सपोज ये एक इंडिविजुअल है, इसकी मंथली सैलरी है 50,000, ठीक है, ओवरऑल जो इसकी ग्रॉस सैलरी वो 50,000 है, जिसमें से अब ऑब्वियसली ये 50,000 तो ग्रॉस है, क्या ये पूरा खर्च कर पाएगा क्या, नहीं। क्या इसे पूरी मिलेगी क्या, नहीं। इसमें से सपोज 5,000 जो है वो डिडक्ट हो जाता है टैक्स, ठीक है, इसका इनकम टैक्स चला जाता है, और 1,000 रुपये चला जाता है कुछ ना कुछ फाइन्स में, पेनल्टी में, ठीक है, या इसे स्टैम्प ड्यूटी देनी है, या घर का इसे बिल भरना है, इलेक्ट्रिक बिल, ये सारी चीज़ें। सो एट द एंड इसके पास बचते हैं कितने, इसके पास बचेंगे 44,000, ठीक है। अब ये 44,000 ये चाहे तो पूरा डिस्पोज कर सकता है, डिस्पोज कर देना मतलब पूरा खर्च कर सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पर्सनल इनकम में से आप डायरेक्ट टैक्स हटा देते हो, फीस फाइन्स ड्यूस हटा देते हो, तो हमें क्या मिलता है, वो पैसा मिलता है जिसे मैं पूरा डिस्पोज कर सकता हूँ या पूरा खर्च कर सकता हूँ। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई। इसमें से कौन सा आरबीआई का फंक्शन नहीं होता है, राइट। सो बैंकर टू द गवर्नमेंट, सो बिल्कुल ये तो फंक्शन है। देन कीपिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ आरबीआई। रेगुलेटिंग क्रेडिट इन द कंट्री, येस। इशूइंग 1 रुपी कॉइन एंड नोट, ठीक है, 1 रुपये का कॉइन और नोट इशू करना। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा थोड़ा सा गलत, क्यों, क्योंकि जो सारे कॉइन्स कंट्री में, इंडिया में सारे कॉइन्स प्लस 1 रुपये का नोट, जब हम कॉइन्स कहते हैं मतलब सभी कॉइन, 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन, 10 रुपये का कॉइन, 20 रुपये का कॉइन, ये सभी कौन इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्लस जो 1 रुपये का नोट है ये भी कौन इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको छोड़ के जितने भी नोट्स बच जाते हैं हमारे, 10 रुपये का नोट हो, 5 रुपये का नोट हो, 500 का नोट हो, ठीक है, ये सब कौन इशू कराता है, ये कराता है आरबीआई, ठीक है। सो यहाँ पे क्योंकि लिखा है इशूइंग ऑफ 1 रुपी कॉइन एंड नोट, तो कॉइन तो सारे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कराता है और 1 रुपये का नोट भी गवर्नमेंट इशू कराती है, हैंस जो हमारा सी होगा वो इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू आरबीआई विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, ठीक है, आरबीआई से रिलेटेड कौन सा सही है, इट एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक, बिल्कुल ये मैं हूँ, मेरा बैंक कहाँ पे है, मेरा अकाउंट है एसबीआई में, एसबीआई का अकाउंट कहाँ पे, वो है आरबीआई के पास, करेक्ट। तो ये बैंकर्स बैंक का, बैंकर्स लोगों का बैंक होता है हमारा आरबीआई। इट इशूज 1 रुपी कॉइन, फिर से वही चीज़ आ गई, तो नहीं भाई, 1 रुपये का कॉइन तो कौन इशू करता है, 1 रुपये का कॉइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। सिर्फ 1 रुपये का ही नहीं, सारे कॉइन्स प्लस 1 रुपये का नोट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कराती है। सो 2 हो जाएगा गलत, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को एलिमिनेट कर देंगे, 1 ने आना चाहिए। देन इट एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट टू सिक इंडस्ट्रियल यूनिट। सो लेट्स टेक, एक इंडस्ट्री है, यह है टाटा इंडस्ट्री। टाटा इंडस्ट्री बैंकरप्ट हो जाती है, सिक हो जाती है, तो ये किससे पैसे मांगने जाएगी, ठीक है, एसबीआई के पास जाएगी या आरबीआई के पास जाएगी, आरबीआई के पास कैसे जाएगी, है ना, आरबीआई के पास नहीं जा सकती है वो। सो हमारा तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सो यहाँ पे सही जो होगा वो होगा ओनली 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। अब आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रांसफर पेमेंट का कौन सा एग्जांपल है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ठीक है, बहुत सारी गवर्नमेंट है, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टूडेंट ग्रेजुएट हो जाते हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिलती है, तो उन्हें क्या दिया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है। तो ये आना चाहिए क्या ट्रांसफर पेमेंट में? सो बिल्कुल आना चाहिए, 1 ने तो आना चाहिए। सो तीनों में 1-1 है, मतलब ये ऑप्शन हट गया। देन पेमेंट ऑफ सैलरी, सैलरी कब मिलती है आपको? आप कुछ काम करोगे तो उस काम के रिटर्न में आपको सैलरी मिलेगी, तो ये आना चाहिए क्या? ये नहीं आना चाहिए, तो एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो 2 एलिमिनेट कर दिया तो हमारा ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सोशल सिक्योरिटी पेमेंट, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट मतलब क्या हो जाएगा आपका, जो आप EPFO, जो आप PF प्रोविडेंट फंड्स ये सब कटाते हो, ठीक है, तो ये भी आप कब कटाते हो, ठीक है, ये भी आपके सैलरी से डिडक्ट होता है, ठीक है, तो 3 भी नहीं आना चाहिए। देन वी हैव ओल्ड एज पेंशन, सॉरी, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट भी ट्रांसफर पेमेंट में आना चाहिए, क्योंकि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है ये क्या है, ये काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी पेमेंट ही है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। सो तीसरा भी आना चाहिए। देन लास्टली वी हैव ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन भी हमने देखा है तो वो भी आता है, तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो सी होगा। देखो गाइस, थोड़ा सा ना आपको समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ऑप्शन के बेसिस पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी द टर्म बैड बैंक फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज़, ये न्यूज़ में रहता है और कई बार पूछा गया है कि बैड बैंक क्या होता है। सो बैड बैंक क्या होता है, ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है। आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं, ये एक इंडिविजुअल है, ये जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इसने लोन लिया है, ठीक है, सपोज इसने 1 लाख रुपए का लोन दिया है। अब ये जो लोन है वो क्या है, बैंक का लोन क्या होता है, एसेट होता है। क्यों? क्योंकि बैंक तो यार लोन से ही कमाती है। ओके, अब ये 1 लाख रुपए चुका नहीं पाता है टाइम से, ठीक है, 1 लाख रुपए चुका नहीं पा रहा है टाइम से, तो SBI इस पर्सन को क्या डिक्लेयर कर देगी कि भाई तू तो है डिफॉल्टर, ठीक है, डिफॉल्टर है, तू पैसे ही नहीं दे रहा है। ओके, तो अब ये जो पैसे रिकवर करने की जिम्मेदारी दी जाती है, अब ये जो पैसे जो रिकवर कराएगा उसे हम क्या कहते हैं, बैड बैंक, ठीक है, इसे बैड बैंक कहा जाता है, ठीक है, जिससे कि आसान शब्दों में या एक थोड़े अच्छे शब्दों में हम क्या कहते हैं, बैड बैंक थोड़ा गुंडागर्दी वाला टर्म लगता है, ठीक है, वही इसे सभ्य भाषा में क्या कहते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, an increase in bank rate generally indicates that market price of interest is likely to fall. Central bank is no longer making loan to commercial bank. Central bank is following an easy money policy. Central bank is following a टाइट मनी पॉलिसी। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा बैंक रेट क्या होता है, ठीक है, बैंक रेट क्या होता है। ये हो गए हमारे नॉर्मल बैंक, जैसे SBI हो गया, ICICI बैंक हो गया, HDFC हो गया, फेडरल बैंक हो गया, जहाँ पे हम इंडिविजुअल्स के बैंक अकाउंट होते हैं। अब सपोज इन बैंक अकाउंट के पास के पैसे खत्म हो जाते हैं, ठीक है, पैसे खत्म हो जाएंगे तो ये कहाँ से मांगेगा, अपने बैंक से। बैंकर लोगों का बैंक कौन है, हमारा सेंट्रल बैंक, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ओके, तो SBI इनसे पैसे मांगेगा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो RBI इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। उसी इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं, ठीक है। अब SBI RBI से पैसे क्यों मांग रहा है, क्योंकि यार इसके पास जो है ना पैसे वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है, इसके पास पैसे खत्म हो चुके हैं, तो ये इनसे मांग रहा है, राइट। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे हम कहते हैं दैट सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग अ टाइट मनी पॉलिसी, ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा D। सो विल रीड, बैंक रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच RBI lend money to domestic or commercial bank usually in the form of relatively long term loans। जो बैंक रेट होता है ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, वेयर एज जो रेपो रेट होता है, ठीक है, जो रेपो रेट होता है ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है, दैट इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। तो एक छोटा सा डिफरेंस भी आपको याद रखना है, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, कमर्शियल बैंक जो होता है उसे यहाँ पे कुछ कोई भी चीज़ गिरवी रखनी नहीं होती है, ठीक है, सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कीपिंग एनी कोलैटरल एज सिक्योरिटी, वेयर एज जो रेपो रेट होता है, रेपो रेट में उन्हें कुछ ना कुछ कोलैटरल वहाँ पे एज अ सिक्योरिटी रखना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट है द लोवरिंग ऑफ बैंक रेट बाय द RBI लीड्स टू, बैंक रेट जब हमारा कम होता है उसका मतलब क्या होता है, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल अगेन हम समझते हैं, ये था हमारा SBI, देखो आपको ना इस तरीके से ही समझना पड़ेगा, SBI है, ये RBI है, ठीक है। पहले क्या कर रहा था SBI ने RBI से पैसे लिए,
ओके, सपोज ये 100 रुपये लेता है और आरबीआई क्या कहता है, इस 100 रुपये के लिए मैं आपसे 10 रुपये चार्ज करूंगा, और इसी को क्या कहा जाता है, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ले रहा है तो इसे हम कहते हैं बैंक रेट, और अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, इफ़ इट इज़ फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, तो इसी को क्या कहा जाता है, रेपो रेट, इसे रेपो रेट कहते हैं। क्लियर। अब सेकंड केस में होता है कि एसबीआई दूसरे बार जाता है मांगने, और इस बार क्या होता है, बैंक रेट कम है, ठीक है, एज आरबीआई ने क्या किया, बैंक रेट कम कर दिया। तो आप बताओ, अब आप बताओ कौन से केस में, इट इज़ केस 1 एंड दिस इज केस बी, कौन से केस में एसबीआई ज़्यादा पैसे लेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जहां उसे कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है वहां वो ज़्यादा लेगा, है ना। तो यहाँ पे एसबीआई के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, क्योंकि बैंक रेट कम है तो ये ज़्यादा पैसा लेगा। ओके, इसका मतलब क्या है, जब एसबीआई के पास ही ज़्यादा पैसे रहेंगे तो ये लोगों को भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा बांटेगा या लोन बांटेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, मोर लिक्विडिटी इन दी मार्केट, इसे कहा जाता है लो लिक्विडिटी इन दी मार्केट, ठीक है, मोर लिक्विडिटी इन दी मार्केट। नेक्स्ट है हमारे पास एन इंक्रीज इन बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट। अब आपने ये देख लिया कि जब बैंक रेट कम होता है, ठीक है, तो जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, ज़्यादा पैसा लेते हैं, और जब महंगा रहता है, अब क्या करना है, हमें महंगा करना है, तो क्या करेगा, एसबीआई कम पैसे लेगा आरबीआई से एज अ लोन, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा क्या, नहीं, तो एसबीआई भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा। सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग एन ईजी मनी पॉलिसी। ईजी मनी पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि यार खुला पैसा बांटना। टाइट मनी पॉलिसी का क्या होता है कि यार मैं ही टाइट चल रहा हूँ, मेरे पास ही पैसे नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको लोन ज़्यादा रेट पे दूंगा, ठीक है। तो रेट ऑफ इंक्रीज बढ़ा देने का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो टाइट मनी पॉलिसी फॉलो कर रहा है, ठीक है, याद रखना है आपको। वेयर एज अगर यही डिक्रीज होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है या लोअर होता है, इसका मतलब क्या होता है, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग ईजी मनी पॉलिसी, उसका मतलब होगा ईजी मनी पॉलिसी। क्लियर। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखो यहाँ पे ना हम बात करेंगे यार कंसेप्ट्स की, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बैंक रेट, देखो बैंक रेट कितने बार पूछा जा चुका है। सो व्हाट इज बैंक रेट विच इज क्वाइट ऑफन इन दी न्यूज़। सो इट इज़ द रेट, ये वो रेट होता है जो आरबीआई चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से, है ना। सो इट इज़ द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू दी कमर्शियल बैंक। सो यस, दिस इज ओनली ट्रू। अगर आप सेकंड ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन भी रीड करोगे ना तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इट इज़ द रेट एट विच कमर्शियल बैंक लेंड टू जनरल पब्लिक। हम डायरेक्ट आरबीआई से तो मांग ही नहीं सकते यार। देन इट इज़ अ रेट एट विच वर्ल्ड बैंक का तो सवाल ही नहीं आता है यहाँ पे। इट इज़ अ रेट एट विच कमर्शियल बैंक लेंड टू कॉर्पोरेट हाउस, ठीक है, तो इनका तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। बैंक रेट में दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक होता है हमारे कमर्शियल बैंक और एक होता है हमारा सेंट्रल बैंक। क्लियर। तो इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। सो यहाँ पे सही आंसर आएगा ए। अगेन, कैश रिजर्व रेशियो इज लोवर्ड बाय आरबीआई, सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी विल बी। अब तो हमें यहाँ पे समझना है कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। अब देखो कैश रिजर्व का मतलब क्या होता है, कैश, ठीक है। सपोज ये मैं हूँ, ये मैंने कुछ मेरे 10,000 रुपये मैंने सबमिट कर दिए, डिपॉजिट कर दिए एसबीआई में, ठीक है, एसबीआई में अब 10,000 रुपये मैंने सबमिट कर दिए। तो आरबीआई क्या कहता है, आरबीआई ये कहता है कि यार अब ये जो 10,000 रुपये है ना, तो एसबीआई आप ये 10,000 किसी और को पूरे नहीं दोगे, ठीक है, इसमें का कुछ परसेंट आप मेरे पास डिपॉजिट करोगे, ठीक है, कुछ परसेंट मेरे पास डिपॉजिट करोगे। सो लेट्स टेक कि वो 10% है, तो कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा एसबीआई को आरबीआई के पास में, 1,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे 1,000 उन्होंने डिपॉजिट कर दिया, तो ये आगे लोन कितना दे सकता है, 9,000 रुपये का दे सकता है, ठीक है। तो इस रेट को क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। सो इट इज़ दी मिनिमम अमाउंट जो कि एसबीआई को आरबीआई के पास डिपॉजिट रखने पड़ेंगे, ओके, तो उसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। अब आप सोचो कैश रिजर्व रेशियो जब कम हो जाएगा, मतलब एसबीआई के पास पैसा कम हो जाएगा। जब एसबीआई के पास पैसा कम हो जाएगा, सो मार्केट में पैसा ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा, मार्केट में भी पैसा कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आया था 10,000 का लोन लेने, लेकिन क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो कम हो गया है, ठीक है, यहाँ पे देखो कम हो गया है, ठीक है, अगर कम हो गया है तो आरबीआई के पास भी पैसा कम डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स टेक कि सेकंड केस में 8% हो जाता है, तो कैश रिजर्व रेशियो क्या हो गया, कम हो गया, तो अब इसे 800 रुपये ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं आप सभी को, आई एक्सपेक्ट कि आप सभी को समझ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, जब कैश रिजर्व रेशियो कम हो जाएगा तो एसबीआई के पास पैसे थोड़े ज़्यादा रहेंगे तो मार्केट में भी पैसा इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझना चाहिए यार, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट ट्राई कि
जो कंसेप्ट बिल्डिंग है ना, आपको उस पर ध्यान देना है। ओवरऑल मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। SBI है, SBI के पास RBI कहता है कि आपको कुछ % पैसा मेरे पास रखना पड़ेगा। सो लेट्स टेक कि अगर वो 10% है, तो सेकेंड केस में क्या होता है, ये 10% अगर कम हो जाता है तो ज़्यादा पैसा रहेगा SBI के पास में, है ना। कैश रिजर्व रेशो क्या हो गया है, कम हो गया है, तो SBI के पास ज़्यादा है। SBI के पास ज़्यादा है तो ये आगे लोन भी ज़्यादा देगा, तो मनी मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बैंक रेट इज द रेट एट विच RBI ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स लोन। किसे लोन देता है, पब्लिक सेक्टर को देता है, बेल, गेल, ठीक है, इन सबको देता है। प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर को देता है क्या, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देता है, या शेड्यूल कमर्शियल बैंक को देता है। तो यहाँ पे आएगा शेड्यूल कमर्शियल बैंक। कौन होते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जो हमारे SBI है, HDFC है, ये सब क्या कहलाते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। अब द बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन सर्टन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट, इट इज कॉल्ड एज व्हाट। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है। अब देखो, आपको दो चीज़ समझ गई होगी अभी तक, एक होता है बैंक रेट और एक होता है रेपो रेट। ठीक है, दोनों क्या होता है, दोनों इंटरेस्ट रेट होता है जब हमारा कमर्शियल बैंक किससे लोन लेता है, RBI से लेता है। अगर से लॉन्ग टर्म के लिए है तो उसे हम कहते हैं बैंक रेट, अगर से शॉर्ट टर्म का लोन है तो उसे हम कहते हैं रेपो रेट। सेकेंड चीज़ हमने क्या देखी, कैश रिजर्व रेशियो। ये वो अमाउंट होता है जो हमारे कमर्शियल बैंक को RBI के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। वैसे ही RBI और एक चीज़ कहता है कि जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक हैं, इन्हें कुछ % डिपॉजिट का कुछ % खुद के पास भी रखना है। ठीक है, खुद के पास भी रखना है, जिसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं स्टेटूटरी लिक्विड रेशियो। ठीक है, सो दैट इज स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो आपको समझ में आया CRR क्या है। CRR में क्या है, कस्टमर का कुछ % ऑफ पैसा RBI अपने पास रखेगा। सेकेंड क्या होता है, कस्टमर का कुछ % ऑफ हिस्सा RBI क्या कहता है कि आप खुद अपने पास डिपॉजिट रखो, वो आप किसी को लोन नहीं दे सकते हो, तो जिसे हम स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है, नॉन बैंकिंग, एक तो होती है बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग मतलब क्या है, उसका डे टू डे एक्टिविटी बैंकिंग करना, मतलब डिपॉजिट कलेक्ट करना लोगों से, सामने लोन्स देना, ये सब बैंकिंग होते हैं, जैसे कि SBI है, ठीक है, देन ICICI बैंक है। ओके, वेरस नॉन बैंकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हो गया हमारा बजाज फाइनेंस। ठीक है, बजाज फाइनेंस हो गया, देन टाटा कैपिटल्स हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, ये सभी क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब क्या इन कंपनी में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो क्या, आप लोन तो ले सकते हो लेकिन आप अकाउंट ओपन कर सकते हो क्या, नहीं। ओके, सो दिस कंपनी दे कैन गिव लोन, ये इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ये बैंक से पैसा बोरो कर सकती है, लेकिन दे कैन नॉट डिमांड डिपॉजिट, ये ठीक है, पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे होगा सही आंसर डी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन इंडियन मोनेटरी सिस्टम। ठीक है, इंडियन मोनेटरी सिस्टम में मोस्ट वाइडली कौन सा यूज होता है। सो आपको सिंपली याद रखना है इस स्टेज पे M3। ये चारों हमने मैराथन में बहुत अच्छे से समझे हैं। मैंने आपको बताया है कि डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, कि जब मेरा डिमांड करे तब मैं वो पैसे निकाल सकता हूँ, जैसे कि हम सेविंग अकाउंट से निकाल लेते, करंट अकाउंट से निकाल लेते हैं ना, जब मेरी डिमांड रहेंगी बैंक से मैंने वो पैसे निकाल लिए। दूसरा होता है टर्म डिपॉजिट। ठीक है, टर्म डिपॉजिट क्या होता है, जहाँ पे मेरा पैसा एक फिक्स टर्म के लिए लॉक हो जाता है, जैसे कि FD हो गया, RD हो गया, है ना, मैं हर रोज़ तो इन अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता हूँ, राइट। सो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैराथन सीरीज़ में बहुत ही छोटा सीरीज़ है, हार्डली 3 आवर्स का है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको देखना है। यहाँ जो मोस्ट वाइडली अगर आता है सिंपली टिक कर दो ऑप्शन C पे। यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारे डिफरेंट मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई होते हैं, मार्केट में जो हमारा मनी है वो किस किस फॉर्म में घूम रहा है। ठीक है, किस किस फॉर्म में घूम रहा है, उसे हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। सो एक होता है M1, जिसका मतलब तो है CU प्लस DD। CU का मतलब क्या है, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, जो आपके फिलहाल पॉकेट में पैसे पड़े होंगे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, करेंसी नोट्स या कॉइन्स। DD का मतलब क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट, जो मैं मेरी डिमांड के हिसाब से सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट में बैंक में पड़ा हुआ है, वो काउंट होता है। ओके, सो M1 में क्या आता है, करेंसी नोट्स जो फिलहाल आपके पॉकेट में है, और डिमांड डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक। सेकेंड M2, M1 प्लस सेविंग अकाउंट विथ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, जो हम एक नॉर्मल इंडिविजुअल है दो जगह पे बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है, एक कमर्शियल बैंक में, दूसरा पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट भी कंसिडर किया जाता है। M3 जो कि मोस्ट वाइडली यूज्ड भी कहा जाता है, एंड इसका क्या बनता है, यहाँ पे टोटल मनी काउंट कितना होता है, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक। नेट टाइम डिपॉजिट मतलब क्या होता है, जो आप टाइम के हिसाब से डिपॉजिट करते हो, FD RD।
देन है यहाँ पे M4, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग NCS, राइट। तो आपको सिंपल 4 लाइन याद रखनी है, ठीक है। सो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा जाता है, ये गलत नहीं होना चाहिए, बस ये 4 चीज़ आपको याद करनी है। इसमें के जो पहले 2 है इसे नैरो मनी कहा जाता है, ठीक है, और जो आखिरी के 2 है इसे ब्रॉड मनी कहा जाता है। नैरो मनी इसके लिए क्योंकि इनका सर्कुलेशन जो सेकेंड है उससे कंपेरेटिवली कम होता है। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ नैरो मनी, इनमें से कौन सा है जो नैरो मनी के अंडर आता है। तो अभी हमने देखा नैरो मनी में क्या आता है हमारा CUDD और सेविंग अकाउंट विद M1 प्लस सेविंग अकाउंट विद पोस्ट ऑफिस, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, करेंसी विद द पब्लिक, करेक्ट, इसी को हमने CU कहा था, जो कॉइन्स है, पेपर करेंसी हमारे पॉकेट में। डिमांड डिपॉजिट, बिल्कुल सही, जो हमारे सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है कमर्शियल बैंक में। देन अदर डिपॉजिट विद द RBI, ठीक है, सो दिस ऑल्सो इंक्लूड्स, ठीक है, ये भी इसमें इंक्लूड होता है। क्या इसमें इंक्लूड नहीं होता है, जो बैंकर डिपॉजिट होता है, बैंकर्स के डिपॉजिट होते हैं विथ RBI, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। सो जो ऑफिशियल आंसर किया उसके हिसाब से सही आंसर है 1, 2 एंड 3। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर, इसमें से कौन सा है जो लीगल टेंडर की करेक्ट डेफिनेशन हमें बताता है, ठीक है। सो लीगल टेंडर क्या होता है, लीगल टेंडर 2 एग्जाम्पल लेंगे, एक है हमारे पास अभी करंट वाला 500 का नोट, ठीक है, करंट का 500 नोट, और एक है पुराना 1000 का नोट, ठीक है, पुराना वाला 1000 का नोट, क्लियर। तो आप देखते हो कि 500 का नोट ये अभी का है, ठीक है, इट इज करंट, ठीक है, इट वॉज पुराना जो डिमोनेटाइज हो चुका है। सो ये वाला जो नोट है इसे एक्सेप्ट करने से कोई मना करेगा क्या, तो इसे एक्सेप्ट करने से कोई भी मना नहीं करेगा, लेकिन इसे एक्सेप्ट करने से मना करेगा क्या, बिल्कुल, ठीक है। सो ऐसा करेंसी जिसे हम मार्केट में जब लेके जाते हैं और उसे कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा तो वो सब क्या कहलाता है, लीगल टेंडर, राइट। तो हम यहाँ पे ऑप्शंस रीड करेंगे, द मनी विच इज टेंडर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू डिफरे द फी ऑफ लीगल केसेस, द मनी विच इज विच इज अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, करेक्ट है ना, कि जो क्रेडिटर होगा वो अंडर कंपल्शन में कि आपको ये पैसा एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, है ना, 500 का नोट लेने से कौन मना करेगा। तो ऐसे मनी को हम क्या कहते हैं, लीगल टेंडर कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन है तो सिचुएशन इन विच इकोनॉमी विच इज ग्रोइंग स्लोली, मतलब इकोनॉमी तो यार एकदम स्लगिश इम्प्रूव कर रही है, ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे ग्रो कर रही है, साथ ही साथ धीरे ग्रो करने के बावजूद भी इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, चीज़ों के प्राइस बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। क्या कहा जाता है इसे, दिस इज कॉल्ड एज दी स्टैगफ्लेशन। तो याद रखना है आपको, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन, व्हेन देर इज वेरी लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, लो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है या स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, along with हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट along with रैपिड राइज इन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बहुत ही हाई होता है, तो इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है, स्टैगफ्लेशन कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अगर मैं इन सिर्फ 2 ही चीज़ को काउंट करूं, लो और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो इसे क्या कहेंगे हम, उस केस में हम इसे स्टैग्नेशन कहेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, स्टैग्नेशन कहते हैं। डिफ्लेशन क्या होता है, इट इज अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, इट इज दी परसिस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल, हर एक चीज़ों का जब प्राइस लेवल धीरे धीरे बढ़ता है तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। वैसे ही जब सभी चीज़ का प्राइस धीरे धीरे घटना चालू होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं, क्लियर है, ओके। सो यहाँ करंटली इस केस में जो सही आंसर होगा वो होगा स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं, विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, RBI का कुछ भी रोल नहीं होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में, ये तो कैसी बात हो गई है। डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन या इंक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। तो हम एटलीस्ट ना पहले 2 ऑप्शंस तो डिलीट कर सकते हैं कि कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली, बिकॉज ऑफ ओनली ये स्टेटमेंट एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, गलत हो गया, जबकि गवर्नमेंट और RBI दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पहले दोनों तो गलत हो गए। देन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब डिमांड सप्लाई से बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, है ना। पहले अगर ये सैंडविच मुझे 10 रुपये का मिल रहा था, लेकिन क्या होता है अब इसे खरीदने वाले बहुत लोग बढ़ गए,
ठीक है, खरीदने वाले लोग बढ़ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, अब लोग इसके लिए 20 रुपये देने को भी रेडी है ना। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि यार लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, चीज़ों की प्राइस बढ़ रही है, उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इसी इन्फ्लेशन को अगर मुझे कंट्रोल करना है तो मैं क्या करूँगा, लोगों से मुझे पैसे वापस लेने पड़ेंगे, मतलब लोगों के पास जो पैसा बढ़ गया है वो फिर से कम होना चाहिए। मतलब जो सही आंसर होगा यहाँ पे, डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के दौरान मनी का जो सर्कुलेशन है वो कम होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या है, कुछ याद आ रहा है? इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है, चीज़ों के प्राइस परसिस्टेंटली इंक्रीज होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, प्राइस लेवल परसिस्टेंटली डिक्रीज होता है। सो इट इज़ अ सडन फॉल, सडन फॉल नहीं होता है, इट इज़ अ परसिस्टेंट फॉल, ओके, इन द वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट अदर करेंसी। It is the persistent recession in the economy. It is the persistent fall in general price level of goods and services. ठीक है, so hence C is the most appropriate answer. Economic growth is usually coupled with, economic growth के साथ हमेशा क्या आता है? Suppose let's take economic growth हो रही है, ठीक है, कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ है, मतलब जो भी इंडिविजुअल है उसकी सैलरी भी इंप्रूव हो रही होगी, ठीक है, सैलरी में भी ग्रोथ आ रहा होगा। जब इसकी सैलरी बढ़ेगी तो इसकी डिमांड भी बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ती है तो आपकी परचेसिंग पावर भी बढ़ती है ना, तब जब आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा आप पैसा ज़्यादा खर्चा भी करोगे, ठीक है, आपकी डिमांड चेंज होगी, करेक्ट। जब आप सेम चीज़ को ज़्यादा पैसा देने के लिए रेडी हो, मतलब चीज़ों के प्राइस बढ़ेंगे और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं, है ना। तो देखो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ क्या आता है फ्री, साथ में इन्फ्लेशन आता है, ठीक है, जो कि एक हेल्दी इन्फ्लेशन होता है, ओके राइट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, विथ इकोनॉमिक ग्रोथ देयर कम्स अ इन्फ्लेशन, ठीक है। अब इन्फ्लेशन को हमेशा ना हमें नेगेटिव पर्सपेक्टिव में नहीं लेना है कि यार चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे हैं मतलब बहुत बेकार हो रहा है, ठीक है, साथ ही साथ सैलरी भी बढ़ती है, हमारी परचेसिंग पावर भी बढ़ती है, ठीक है, तो ये वो वाला इन्फ्लेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये 4 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। देखो मैंने आपको बताया M1, M2, M3, M4, मैं आपसे बस 2 ही चीज़ कहूँगा, M1, M2, M3, M4 का आपको पता होना चाहिए और ये 4 चीज़ आपको पता होनी चाहिए, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और नेक्स्ट वी हैव प्राइमरी डेफिसिट। मैच द पेयर। सो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। पहली चीज़, ये जो टॉपिक है ये है बजट से। इस बार रिसेंटली 1 महीने पहले फरवरी में बजट अनाउंस हुआ है, एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन बजट से आएगा कि कौन से मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा पैसा एलोकेट हुआ है, टैक्स सिस्टम सबसे ज़्यादा पैसा आएगा कहाँ से, सबसे ज़्यादा पैसा जाएगा कहाँ से, राइट, जो कि हमने ऑलरेडी कवर किया है मैराथन में। यहाँ पे हम देखेंगे बजट जो होता है, अब बजट में अलग अलग, जब हमें पैसा शॉर्ट पड़ जाता है, पैसों की शॉर्टेज होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, कब कैसे पता चलेगा हमें, एक्सपेंडिचर में से जब हम रिसीट माइनस करते हैं तो वो हमें क्या मिल जाता है, डेफिसिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास 100 रुपये आए लेकिन मेरे खर्चे हैं 120 के, मतलब मेरा डेफिसिट कितना है, आप कहोगे 20 रुपये का। कैसे निकाला, आपने एक्सपेंडिचर में से रिसीट हटा दिया, है ना, तो आपको ये मिल गया। वैसे ही यही फॉर्मूला है आपका डेफिसिट का, एक्सपेंडिचर में से आप रिसीट हटा लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने पैसों की शॉर्टेज है, और उसी शॉर्टेज ऑफ मनी को हम डेफिसिट कहते हैं, ओके। अगर मैं इसके आगे रेवेन्यू लगा दूँ तो यहाँ पे भी मैंने रेवेन्यू लगा दिया, यहाँ पे भी मैंने रेवेन्यू लगा दिया, तो हमें किसका फॉर्मूला मिल गया, हमें मिल गया रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला। क्या होता है रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ओके, यही फॉर्मूला है, मतलब सेकंड का बी होना चाहिए, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब हम देखेंगे, अब जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट हमें यहाँ पे दिखता है, मतलब इसका कुछ ना कुछ रिलेशन रेवेन्यू डेफिसिट से है। इसी रेवेन्यू डेफिसिट में से अगर मैं ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट हटा देता हूँ, ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, ये अगर मैं हटा देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। तो देखो आप कितना ईजी है इसे याद रखना, हमने रेवेन्यू डेफिसिट याद किया, रेवेन्यू डेफिसिट से ही मुझे क्या मिलता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब सी का 3 होना चाहिए, ठीक है, तो ये हो सकता है या तो ये भी हो सकता है, क्लियर। तो 2 चीज़ में तो हम क्लियर हो गए, ये चीज़ें भी हमें याद हो गई है। आफ्टर दैट विल सी फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। तो फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या होता है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट एंड नॉन डेट कैपिटल रिसीट, सो वो होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। और इसी फिस्कल डेफिसिट में से अगर आप जितना पैसा आपने इंटरेस्ट में दिया है, ठीक है, इंटरेस्ट में दिया है वो हटा दोगे तो हमें मिल जाएगा प्राइमरी डेफिसिट।
सो जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए। देखो आई नो इट इज़ एट दिस स्टेज, अगर आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है सो आपके लिए थोड़ी सी चीज़ें टफ हो सकती है, बट उसी के लिए मैं एडवाइस करूँगा प्लीज़ मैराथन देखो, ये फॉर्मूले और ये 4 चीज़ें प्लीज़ इसे आप याद करके जाओ। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फिजिकल डेफिसिट टू अराइव द प्राइमरी डेफिसिट। यही क्वेश्चन है कि फिजिकल डेफिसिट में से क्या माइनस करोगे तो आपको प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा। क्या माइनस किया था आपने? फिजिकल डेफिसिट में से आपने इंटरेस्ट पेमेंट माइनस किया था, तो हमें क्या मिल जाता है? प्राइमरी डेफिसिट। तो ये है इसका सिंपल सा आंसर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले बेस्ड आंसर है यार। देन हम देखेंगे अगेन ऑन मार्केट स्ट्रक्चर, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या है, मोनोपोलिस्टिक क्या है, ओलिगोपोली क्या है। सो हमें ये तो पता है ओनली वन प्रोड्यूसर सेलिंग वन कमोडिटी, एक ही प्रोड्यूसर है एक ही कमोडिटी बेच रहा है, मतलब इसे हम क्या कहते हैं? मोनोपोली। सो बी का 1 बहुत ईजी है। देन सेकेंड ऑप्शन क्या कहते हैं? फ्यू प्रोड्यूसर सेलिंग सिमिलर और ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट्स। ठीक है, देन वी हैव मैनी प्रोड्यूसर सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। अब देखा मैनी प्रोड्यूसर है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, वही 19-20 का फर्क है, तो इसे हम क्या कहते हैं? मोनोपोलिस्टिक। तो सी का 3 होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे मेनी प्रोड्यूसर सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट, सभी लोग सिमिलर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। सो डी का क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। सो दिस इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स इन इंडिया। मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स 5-10 कंपनी है, वही सभी को कैटर कर रही है। किसका एग्जाम्पल होगा ये? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंड्यूस्ड बाय इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, क्राउडिंग इन, डेफिसिट फाइनेंसिंग, क्राउडिंग आउट या पंपिंग आउट। तो हम यहाँ पे एक कंसेप्ट समझेंगे सबसे पहले कि क्राउडिंग इन होता क्या है। सो सपोज व्हेन, जब गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग बढ़ा देती है, जब अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, और इसी एक्सपेंडिचर क्या करता है, यही एक्सपेंसेस क्या करता है? इनकरेज करता है। किसे इनकरेज करता है? प्राइवेट फर्म्स को। ठीक है, प्राइवेट फर्म्स को इनकरेज करता है फॉर मोर इन्वेस्टमेंट, फॉर मोर इन्वेस्टमेंट, जिसे क्या कहा जाता है? क्राउडिंग इन। अगर मैं आपको इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो रिसेंटली आपने देखा होगा अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या में हमने देखा है कि यार गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है। ठीक है, जब गवर्नमेंट ने ये सब खर्चा किया है तो यही गवर्नमेंट का खर्चा किसे इनकरेज कर रहा है? प्राइवेट फर्म्स को इनकरेज कर रहा है ना? प्राइवेट फर्म्स को इनकरेज कर रहा है कि यार आप प्राइवेट कंपनीज भी अयोध्या में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, जिसे क्या कहा जाता है? क्राउडिंग इन। क्या क्राउडिंग इन कहा जाता है। ओके, सो क्या यही है क्या स्टेटमेंट में? द इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंड्यूस्ड बाय द इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इसे ही हम क्या कहते हैं? क्राउडिंग इन कहते हैं। सिमिलरली क्राउडिंग आउट क्या होता है? इसी का उल्टा होता है क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट का मतलब क्या होता है? इट इज दी, जब हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ फंड, शॉर्टेज ऑफ फंड किसके लिए? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने खर्चा कर दिया, अब इतना खर्चा कर दिया कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसा ही नहीं बचा। सो जिसे हम क्या कहते हैं? क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। ओके, सो ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। ये रिसेंटली हमारे 2-3 एग्जाम में कंटिन्यूसली पूछा गया है, तो आपको क्राउडिंग इन और क्राउडिंग आउट दोनों यहाँ पे समझना है। अगला यहाँ पे पूछा है, देखो, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू डेफिसिट स्पेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज, इसे क्या कहा जाता है? क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट क्लियर। यहां पे क्या पूछा गया था? क्राउडिंग इन। क्राउडिंग इन क्या होता है? गवर्नमेंट जब ज्यादा खर्चा करती है, जो कि एक इंकरेजमेंट होता है प्राइवेट फर्म्स के लिए भी कि आप भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा करो, उसी का उल्टा होता है क्राउडिंग आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाइलाइट्स वन ऑफ द इसेंशियल कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन की कौन सी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है? परफेक्ट कंपटीशन है नंबर ऑफ सेलर्स एंड फ्यू बायर। तो ये नहीं होता है परफेक्ट कंपटीशन में, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी होता है। परफेक्ट कंपटीशन हैज डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसिंग फॉर आइडेंटिकल प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो चलो देखेंगे। परफेक्ट कंपटीशन हैज द सेम प्राइसिंग फॉर आइडेंटिकल प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप देखो परफेक्ट कंपटीशन में जब आप फ्ली मार्केट जाते हो, ठीक है, फ्ली मार्केट आप सभी को पता होगा, फ्ली मार्केट जाते हो जहाँ पे 100 रुपये की सारी टी शर्ट्स मिलती है। ठीक है, वहाँ पे सेम टी शर्ट के लिए सब अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं क्या? नहीं। ठीक है, सभी का प्राइस लेवल भी सेम होता है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, जीएसटी क्या होता है? सो जीएसटी याद रखोगे आप। जीएसटी सपोज अगर आप कहीं पे भी जाके सपोज आप किसी भी शॉप पे जाते हो, ठीक है, किसी भी शॉप पे जाते हो, वहाँ से आपने एक फ्रिज खरीदा, लैपटॉप खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो आप जीएसटी कहाँ पे करते हो? जीएसटी आप वहीं पे करते हो ना, है ना? तो इसको हम क्या कहते हैं? इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। इसे क्या कहा जाता है? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट
सबस्यूम्ड अंडर द जीएसटी। जीएसटी के अंदर कौन सा इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। सो कभी आप पेट्रोल पंप पे, हम हमेशा पेट्रोल पंप जब फिल करते हैं हमारी टैंक, तो एक बार आप उनसे रिसीट ज़रूर मांगना, और वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे कहीं भी जीएसटी का मेंशन नहीं होगा। लेकिन सेम अगर हम कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, ठीक है, आप वहाँ से कुछ भी खाना खाते हो, आपके बिल पे जीएसटी मेंशन होगा। जीएसटी होता है, सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, सर्विस टैक्स होते हैं, ये सब होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पेट्रोल पंप की रिसीट पे ये सारी चीज़ नहीं मिलेगी। ओके, सो जीएसटी को अभी पेट्रोल पंप के रेडियस से बाहर रखा गया है। देन द अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यू टू चेंज इन द टेक्नोलॉजी और इन द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इसे क्या कहा जाता है? अब अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है किसके वजह से? लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से या चेंजिंग टेक्नोलॉजी की वजह से। सपोज कि पहले एक हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पहले लेबर वर्क होता था, ठीक है, लेबर असेंबली होती थी, मतलब मैनुअल असेंबली होती थी। ऑटोमेशन आने की वजह से क्या हो गया? ये 4 लोग फायर्ड हो गए, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। याद रखना है आपको, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कब राइज होता है? बिकॉज ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होता है? बिजनेस हमारा इस तरीके से चलता है, एक्सपांशन रिसेशन, एक्सपांशन रिसेशन। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एट इट्स पीक, वेरस यहाँ पे क्या होता है? रिसेशन पे ले ऑफ्स होते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? कि जो काम एक बंदा कर सकता है, उसी काम को करने के लिए 5 लोग खड़े हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम है, खेती तो है सिर्फ छोटी सी घर पे, लेकिन घर के 5 लोग यहीं पे काम करते हैं, राइट। एंड लास्टली व्हाट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? जब हम जॉब स्विच करते हैं, करंटली अगर मैं विप्रो में जॉब करता हूँ, विप्रो से मैं शिफ्ट हो रहा हूँ इन्फोसिस में, ठीक है, इन्फोसिस में, तो बीच का क्या होगा? अगर मैं 2 मंथ वेट कर रहा हूँ नया जॉब करने के लिए, है ना, तो कहलाऊंगा तो मैं अनएम्प्लॉयड ही, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। विच वन ऑफ फॉलोइंग इनपुट इज रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी इन केस ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी? अगर से मुझे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करनी है, मुझे अगर स्टार्टअप ओपन करना है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में ही आएगा ना, तो सबसे कम क्वांटिटी में मुझे क्या लगेगी? तो सबसे कम क्वांटिटी में मुझे लगेगी लैंड, ज़मीन, ठीक है। अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है तो सबसे ज़्यादा मुझे ज़मीन ही लगेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइस सीलिंग? तो प्राइस सीलिंग से पहले आप मुझे बताओगे प्राइस फ्लोर से कुछ याद आ रहा है क्या? ठीक है, आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एमएसपी। क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब क्या होता है? कि अगर से मैं कल को खेती करता हूँ, ठीक है, गेहूँ चावल की खेती करता हूँ, तो मुझे कम से कम 20 रुपये किलो में तो ये बिकना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा की तो लिमिट नहीं है ना। वैसे तो इसे हम एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे प्राइस फ्लोर कहा जाता है। वैसे ही प्राइस सीलिंग क्या होता है? प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है? कि ये पर्टिकुलर चीज़ इस सीलिंग के ऊपर नहीं बिकनी चाहिए। इस सीलिंग के ऊपर मतलब अगर से मैंने फिक्स कर दिया 200 रुपये, तो 200 रुपये से ऊपर आप नहीं बेच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर से मैं कल को एक पेन खरीदने जाता हूँ, ठीक है, पेन खरीदने जाता हूँ, उसके पीछे लिखा है 20 रुपीज़, तो क्या आप इसे 25 में खरीदोगे क्या? या बेचने वाला भी इसे 25 में बेच सकता है क्या? नहीं बेच सकता है। 15 में बेच सकता है क्या? 15 में बेच सकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? हमने प्राइस उसका कैप कर दिया है, ठीक है, दैट इज प्राइस सीलिंग। सो देखेंगे, फेयर चार्ज बाय एयरलाइंस इन इंडिया, ओके, प्राइस प्रिंटेड ऑन बिस्किट पैकेट, ठीक है। तो येस, दिस इज एन क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ प्राइस सीलिंग, कि अगर बिस्किट के ऊपर, पार्ले जी के ऊपर अगर लिखा है MRP 5 रुपीज़, तो उसके ऊपर मैं उसे नहीं बेच सकता हूँ। क्लियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग एमएसपी इन इंडिया? इसमें से एमएसपी डिटरमाइन करने के लिए हम कौन सी चीज़ कंसिडर नहीं करते हैं? सो यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आपको सोचना है कि यार एमएसपी, मुझे किसी फार्मर है, फार्मर को एमएसपी देना है, कौन सी चीज़ आप उसकी कंसिडर नहीं करोगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल करोगे। प्राइस ट्रेंड इन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मार्केट, अगर से वो गेहूँ की खेती करता है तो उसका इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस है, डोमेस्टिक मार्केट में क्या प्राइस है, आप ये भी चेक करोगे? बिल्कुल करोगे। इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, ठीक है, एक से दूसरे क्रॉप में कितनी चेंजेस आते हैं, कितने प्राइस के चेंजेस आते हैं, रबी खरीफ में कितना चेंज आ रहा है, आप ये भी देखोगे। क्या आप उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स देखोगे क्या? नहीं। तो सी इज नॉट अ करेक्ट आंसर हियर। इन अ बूम, बूम का मतलब क्या होता है? सो बूम का मतलब होता है जब हमारा बिजनेस साइकिल जो होता है, बिजनेस साइकिल में जब हमारी इकोनॉमी एकदम एक्सपांड होती है, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे आती है या पीक पॉइंट पे होती है, जब हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो फुल है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? बूमिंग फेस कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? बूम कहते हैं। ओके, सो
इन अ बूम अनएम्प्लॉयमेंट इज लाइकली टू फॉल, प्राइस आर लाइकली टू फॉल, डिमांड इज लाइकली टू फॉल या इंपोर्ट आर लाइकली टू फॉल। तो हम क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट इज लाइकली टू फॉल। नेक्स्ट वी हैव डिप्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? सो डिप्रेशन अगेन आपको याद आना चाहिए, जो हमारा साइकिल होता है इन्फ्लेशन का साइकिल, ठीक है। इन्फ्लेशन का साइकिल अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, जब हमारी ग्रोथ होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपांशन कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो फेस होता है इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और उसमें जब ये वर्स्ट पॉइंट आता है, ये जो लोवेस्ट पॉइंट होता है, ये तो आपने हमने पीक पॉइंट देखा, वैसे ही एक लोवेस्ट पॉइंट होता है जहाँ पे क्या होता है, रिसेशन फेस आता है, ठीक है, जिसको ही डिप्रेशन कहा जाता है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम होता है, क्योंकि ले ऑफ्स हो रहे हैं ना, अनएम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम होता है, ठीक है। सो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, हाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ड्रास्टिक फॉल इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट में ड्रास्टिक फॉल आता है, ये भी सही है। ड्रास्टिक फॉल इन इनकम, रिसेशन फेज है, इनकम भी कम होगी, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। देन वी हैव टू अरेंज इन द राइट ऑर्डर कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर ऑफ द जीडीपी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। तो हमें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। हमारी जो जीडीपी होती है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा किसका होता है, हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो हमें पता है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, टर्शरी सेक्टर का। फिर किसका होता है, टर्शरी के बाद आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, और सबसे कम किसका है, सबसे कम है प्राइमरी सेक्टर का, ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड, अरेंज द राइट ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर टू जीडीपी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। ओके, सो हियर इट इज टर्शरी, then manufacturing, secondary मतलब manufacturing and agriculture. So this is the correct sequence. After that we have which of the following statement is are correct? इसमें से कौन सा statement सही है? So high growth will lead to inflation, high growth will lead to deflation. So देखो एक समय पे तो कह रहा है कि यार हाई ग्रोथ इन्फ्लेशन होगा, हाई ग्रोथ डिफ्लेशन होगा, तो एक समय पे दोनों तो सही नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। और हमको पता है दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विथ, किसके साथ कपल होता है, इन्फ्लेशन के साथ कपल होता है, ठीक है। तो जब भी ग्रोथ होगी सो इट विल लीड टू इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विथ अगेन इन्फ्लेशन। कंसिडर द फॉलोइंग ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल, पावर, लाइट एंड ल्यूब्रिकेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स। इनको आपको अरेंज करना है बेस्ड ऑन दियर वेटेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले आएगा कि मैक्सिमम वेटेज किसका होता है एंड मिनिमम किसका होता है। तो जब हम होलसेल प्राइस इंडेक्स कंसीडर करते हैं तो जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का होता है, जिसका वेटेज है ऑलमोस्ट 65%। देन सेकेंड नंबर पे आता है हमारा प्राइमरी आर्टिकल, जिसका वेटेज कितना है 22%, और लास्टली आता है हमारा 13%, ठीक है। तो प्रॉपर सिक्वेंस क्या होगा, 3, 1, 2 फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम। ओके, सो आपको यार तीन चीज़ आपको अगेन याद करनी पड़ेगी। पहला तो आप M1, M2, M3, M4 याद कर लो, राइट। सेकेंड आपको जो मैंने आपको डेफिसिट्स बताए हैं, ठीक है, वो डेफिसिट्स आपको याद करनी है। तीसरी चीज़ आपको याद करनी है जीडीपी में रेवेन्यू वाइज कंट्रीब्यूशन और सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन या एम्प्लॉयमेंट वाइज कंट्रीब्यूशन। एंड लास्टली आपको ये पांचवी चीज़ याद करनी है कि हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स का प्रॉपर वेटेज कितना है। आफ्टर दैट अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन लीड टू इन्फ्लेशन, इनमें से कौन सी चीज़ इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है या इन्फ्लेशन की ओर ले जा सकता है। सो इन्फ्लेशन क्या होता है, जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, किससे, सप्लाई से, ठीक है, सप्लाई से बढ़ जाती है, तो वही क्या होता है, इन्फ्लेशन को लीड करता है। सो हियर वी कुड से द रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड आउटवेइंग द सप्लाई, जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी सप्लाई से, जिसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, सपोज ये हमारी एक कंपनी है LIC, ठीक है, सपोज अभी तो ये 100% गवर्नमेंट कंपनी है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, इसका 10%, ठीक है, इसका जो 10% है वो बेच देती है अंबानी को, ठीक है, अंबानी को बेच देती है। तो इन रिटर्न क्या मिलता है इसे, इन रिटर्न क्या मिलेगा इसे, सपोज 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, 1 CR मिलता है, किसे मिलेंगे, गवर्नमेंट को मिलेंगे, है ना। लेकिन अब इस कंपनी की 10% हिस्सेदारी किसको जाती है, अंबानी को जाती है, और ये कंपनी सिर्फ 90% गवर्नमेंट की रहेगी। तो इसे क्या कहते हैं हम, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब मैंने मेरी छोटी सी कंपनी या छोटा सा शेयर मैंने बेच दिया, करेक्ट। अब ये जो बेचा हुआ पैसा है 1 करोड़, ये जाएगा कहाँ पे जाएगा,
अब सबसे पहले जो पैसा है ये वन टाइम आया, ये हर रोज़ आते जाएगा, ठीक है। तो ये वन टाइम आया, और जब पैसा वन टाइम आता है तो वो कौन से अकाउंट में जाता है हमारे बजट के? सो बजट के दो अकाउंट होते हैं, एक होता है रिसीट और एक होता है कैपिटल और एक होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब जो डे टू डे बेसिस में आता है, कैपिटल मतलब जो वन टाइम आता है, ठीक है, वन टाइम आता है। सेम चीज़ ये जो इन्वेस्टमेंट से एक डिसइन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ आया वो तो वन टाइम आया है ना, तो वो कैपिटल वाले अकाउंट में जाएगा, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। देखो ये जो चीज़ है ना, जो मैं कह रहा हूँ डेली बेसिस पे या वन टाइम बेसिस पे, ये सबको उन्हें बहुत अच्छे से समझेगा जिन्होंने मैराथन देखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसिट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट? अगेन रेवेन्यू मतलब क्या होता है? पैसा डे टू डे बेसिस पे आना या जाना। रिसिट क्योंकि लिखा है, मतलब रिसिट का मतलब क्या होता है? पैसा इज इनकमिंग, पैसा आएगा। इसका उल्टा क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। ओके, सो कौन सा पैसा डे टू डे बेसिस पे आता है? कॉर्पोरेट रिसिट टैक्स, यस, कॉर्पोरेट जो कंपनीज होती है वो रेगुलर बेसिस पे टैक्स पे करती है। देन डिविडेंड एंड प्रॉफिट, यस, कंपनी को जब भी प्रॉफिट होता है एक रेगुलर इंटरवल पे होगा तो वो भी हमारे रेवेन्यू रिसिट पे आएगा, डेली बेसिस पे आएगा। रिसिट डिसइन्वेस्टमेंट क्या हर बार आता है क्या? अंबानी क्या 1 करोड़ रुपए हर महीने देगा क्या उस 10% के लिए? नहीं, एक बार दे दिया वो चीज़ उसकी हो गई, है ना, तो ये चीज़ उसमें इंक्लूड नहीं होती। ये किस में जाएगा? कैपिटल में जाएगा, कैपिटल रिसिट में जाएगा, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय, फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? तो फिस्कल पॉलिसी बनाती है हमारी गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो एफ से याद रखना है, एफ इज फिस्कल, एफ इज फाइनेंस। आरबीआई जो पॉलिसी बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? मोनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मोनेटरी पॉलिसी। द मार्केट सिचुएशन वेयर मेनी फर्म सेल सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट। अगेन बहुत सारी फर्म है, आइडेंटिकल नॉट सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मतलब 19-20 का फर्क वाला, तो फिर से क्या आएगा? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। आज हमने बहुत सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, एंड गाइस ट्रस्ट मी ये सारे आपके रिसेंटली 1-2 साल में जो यूपीएससी के एग्जाम हुए उसके पीवाईक्यूज है। एंड आपने ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूँ तो हमने कौन से कंसेप्ट देखे? हमने तो एक चीज़ देखा कि इन्फ्लेशन के ऊपर आता है क्वेश्चन, ठीक है। देन सेकेंड हमने देखा है कि जो हमारा बैंकिंग है, ठीक है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब के ऊपर आता है। मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर, ओलिगोपोली, मार्केट कंपटीशन, इसके ऊपर आता है। देन हमने देखा बजट। तो ये कुछ हॉट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन देखने को ही मिलता है। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड ऐसे ही आपको और भी अच्छे अच्छे क्लासेस अपकमिंग आने वाले, हमने बहुत कुछ प्लान करके रखा है आप सभी के लिए। एंड इन केस अगर कहीं पे छोटी मिस्टेक होती है आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हो, वो कमेंट में आपका पिन कर दूंगा, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड कि वीडियो शॉर्ट करने के चक्कर में, ठीक है, चीज़ें थोड़ी सी फास्ट हुई है, बट अगेन लास्टली आई विल से यू कि आपको मैराथन देखना है और साथ ही साथ ये पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट करनी है, तो आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन फेस करने के लिए रेडी होते हो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। जय हिंद, स्टडी वेल एंड ऑल द बेस्ट।